इन अ सिंगल वेरिएबल, राइट। तो ये इसको डिफाइन आप इस तरीके से कर सकते हैं और मीनिंगफुल है, इसको आप अच्छी तरीके से समझ में भी आया होगा कि मल्टीपल वैल्यूज तो होगा लेकिन सभी सेम टाइप का होगा। अगर आप उसमें एक इंटीजर टाइप की वैल्यू है तो सभी इंटीजर टाइप की वैल्यू होना चाहिए, कुछ इस तरीके से। तो इसको हम कैसे स्टोर करेंगे और एक ही वेरिएबल में किस तरीके से स्टोर किया जाएगा, इसका क्या सिंटैक्स है उसको हम समझते हैं। देखिए, हमें क्या करना होता है, इंटीजर लिखा और वेरिएबल का नाम, और यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट आपको देना है जो कि कंप्लीटली ब्लैंक होगा, इसमें हम कभी भी कुछ नहीं लिखेंगे। अगर आप सी और सी प्लस प्लस बैकग्राउंड से आते हैं तो यहाँ पे आपको साइज बताना होता है कि आप इसमें कितने वैल्यूज को स्टोर करेंगे, बट यहाँ पे जावा में हम साइज की बात करेंगे लेकिन आगे के सेशन डिस्कस करेंगे। बट फिलहाल यहाँ पे जस्ट आपको लिखना है इंट एक्स और स्क्वायर ब्रैकेट आपको देते हुए इक्वल साइन देना है, और फिर यहाँ पे करली ब्रैकेट ओपन एंड क्लोज करना है, और इसमें आप जितनी वैल्यू आप देना चाहें कुछ इस तरीके से आप दे सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे सिर्फ 5 वैल्यू को फिलहाल मैं यहाँ पे स्टोर करता हूँ, और फिर आप लास्ट में यहाँ पे सेमी कॉलन दे देंगे। तो यहाँ पे हमने यहाँ पे 10 20 30 40 50 ये सभी एक ही टाइप की वैल्यू है, मतलब सभी के सभी इंटीजर टाइप की वैल्यू है, और इस इंटीजर टाइप की वैल्यू को आपने सिर्फ एक ही वेरिएबल एक्स में स्टोर आपने कर दिया है, राइट, कुछ इस तरीके से। तो अब अगर हम बात करें कि इस तरीके से अगर मैं यूज करूं अपने प्रोग्रामिंग में तो किस तरीके से होगा, इसका इंटरनली इंटरनली जो है डेटा किस तरीके से स्टोर होता है मेमोरी में, किस तरीके से एलोकेट होता है, उसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। बट पहले हम एक प्रोग्राम के थ्रू चीजों को समझते हैं और फिर वापस हम इस स्क्रीन पे आएंगे। तो सबसे पहले हम लोग अपना जो कोडिंग का जहाँ पे हम कर रहे हैं नोटपैड प्लस प्लस के स्क्रीन पे हम आ जाते हैं, और यहाँ पे एक सिंपल सा हम सबसे पहले क्लास क्रिएट कर लेता हूँ, नाम दे दिया टेस्ट। मेन मेथड ऐड कर देते हैं, और इसी मेन मेथड के अंदर में हमें क्या करना होगा, जैसे मैंने अभी एग्जैक्टली जो आपको उधर जो लिख के बताया है बस उसी को यहाँ पे भी मैंने दे दिया है। 10 20 30 40 और 50 कॉमा से सेपरेट करते हुए आपको देना है। अब अगर आपसे ये पूछा जाए कि चलो ठीक है, आपने सभी वैल्यू को आपने एक्स में तो स्टोर कर दिया है और एक्स के सामने ये सिंबल देना जरूरी है, और फिर आप यहाँ पे एक्स को अगर आप प्रिंट करते हो तो आउटपुट क्या होना चाहिए, ये आपको पूछा जाए तो आप किस तरीके से इसको आंसर करेंगे। तो आप सोचिए और बताने की कोशिश कीजिए क्या हो सकता है यहाँ पे कि एक्स की वैल्यू हमने जो रखा है, एक्स एक एरे टाइप का वेरिएबल है जिसमें सभी वैल्यू को हमने स्टोर कर दिया है, और अगर मैं एक्स को प्रिंट करता हूँ तो आउटपुट हमें क्या मिलना चाहिए। सबसे पहले मैं इसको सेव कर लेता हूँ, और मैं सेव कर लेता हूँ। डी ड्राइव में एक फोल्डर बना देता हूँ, एरे वन नाम से फोल्डर कर दिया, और यहाँ पे इसका नाम मैं देता हूँ कि क्लास का नाम क्या है, टेस्ट। तो फिलहाल हम लोग यहाँ पे रखते हैं टेस्ट एक्सटेंशन डॉट जावा, ठीक है। चलिए इसको हम कंपाइल करते हैं, और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों ने आंसर कुछ सोचा होगा कि क्या यहाँ पे आना चाहिए। तो हमने प्रोग्राम को सेव किया हुआ है कहाँ पे, डी ड्राइव में। तो डी कोलन और ये एरे वन फोल्डर में हमने स्टोर किया हुआ है, और इसको हम कंपाइल करेंगे जावा सी, और क्लास का नाम है हमारे पास टेस्ट डॉट जावा। जैसे हम एंटर यहाँ पे करेंगे तो आप देखेंगे कि इंटरनली क्या सब चीज़ें होता है आप अच्छी तरीके से समझते हैं। यहाँ पे जो है कंपाइल सक्सेसफुली तरीके से कंपाइल हो चुका है। अब बात करते हैं रन करने के लिए। यहाँ पे मैंने लिखा जावा और टेस्ट, तो जैसे मैं एंटर करता हूँ आप देखेंगे कि एक अलग ही तरीके से आउटपुट आ रहा है, राइट। तो यहाँ पे ये जो आउटपुट आ रहा है, क्योंकि आपके मन में चल रहा था कि हो सकता है कि सभी के सभी वैल्यू प्रिंट करके आपको दे दे, जो कि नहीं दिया है। यहाँ पे कुछ अलग ही तरीके से आउटपुट आपको देखने को आपको मिला, और वो क्या है कि स्क्वायर ब्रैकेट सबसे पहले लिखा है जो कि ओपनिंग स्क्वायर ब्रैकेट है जो कि एक ही है, उसके बाद आई है, उसके बाद एट द रेट, और कुछ यहाँ पे नंबर्स भी हैं, और इसमें अल्फाबेट भी इसमें इंक्लूड है। तो यहाँ पे ये किस तरीके से आया, तो इसको मैं आपको बताऊं कि ये कंप्लीटली क्लास के बारे में इंफॉर्मेशन दे रहा है कि आपने ये सभी वैल्यूज स्टोर आपने किया है वो कौन सी टाइप की है। तो ऑब्वियस सी बात है इंटीजर टाइप की है, तो उस इंटीजर को इंडिकेट कर रहा है ये आई। और सबसे पहले यहाँ पे जो आप देख रहे हैं सबसे फर्स्ट में जो स्क्वायर ब्रैकेट है ये इंडिकेट करता है कि एड टाइप की वैल्यू है, और आई मतलब इंटीजर टाइप की वैल्यू को आप स्टोर कर रहे हैं।
और ये उसका हैक्स वैल्यू है जो कि रैंडमली चेंज भी होता है। तो ये चीज आपको समझने की जरूरत है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि इसको आप समझ पाए होंगे कि आप ये इस तरीके से कभी भी इंटरव्यू में अगर आपसे क्वेश्चंस पूछे जाए तो आप डायरेक्टली आप ये मत बता दीजिए कि एक्स का मतलब 10 20 30 40 50, बिल्कुल ऐसा नहीं होगा। और अभी अभी मैंने आपको बताया कि यहाँ पे क्या आंसर होना चाहिए। तो ये कौन से ये एरे है इंटीजर टाइप की वैल्यू को स्टोर किया है, उसके बाद कुछ हेक्स वैल्यू है जिसको वो प्रिंट करता है। तो ये चीज मैं उम्मीद करता हूँ कि इसको आप समझ पाए होंगे। तो ये एक पार्ट होता है। लेकिन फिर अगर आपसे फिर दूसरा सवाल इस तरीके से पूछा जा सकता है कि अगर इंटीजर है तब तो आई हमने यहाँ पे आ चुका है। लेकिन अगर यहाँ पे इंटीजर की जगह पे मान लीजिए कि आप डबल टाइप की वैल्यू को आप स्टोर करना चाहते हैं, तो जैसे मैंने यहाँ पे 10 पॉइंट कुछ इस तरीके से लिख दिया, पॉइंट में कुछ वैल्यू हमने दे दिया कुछ, ये सभी डबल टाइप की वैल्यू हो गया, राइट। और यहाँ पे हमने इस तरीके से रखा हुआ है। तो ये सभी डबल टाइप की वैल्यू है, यहाँ पे भी आपने डिक्लेरेशन कर दिया है और अब आपको एक्स को प्रिंट करना होगा। तो फिर से ये आपको क्या बताएगा जब आप इसको कंपाइल करेंगे। कंपाइल करेंगे तो क्या बताएगा कि ये कौन पहले तो एरे का सिंबल जो है वो बताएगा। यानी जब आप इसको कंपाइल कीजिएगा, आप देखिए कंपाइलेशन में कोई प्रॉब्लम नहीं है, ऑल ओके है। और जब आप रन करके देखेंगे तो आप देख सकते हैं, राइट। यहाँ पे क्या बता रहा है, स्क्वायर ब्रैकेट जो एरे को इंडिकेट करता है, डी फॉर डबल टाइप की वैल्यू को आपने स्टोर किया है। और ये जो है ये हैक्स वैल्यू है जो कि यहाँ पे भी आप देखेंगे वही हैक्स वैल्यू था, जो यहाँ पे भी वही हैक्स वैल्यू है। तो ये सिस्टम टू सिस्टम चेंज भी होता है, बट उसकी एक अलग कहानी है। बट यहाँ पे मैं उम्मीद करता हूँ इस चीज को भी आप समझ पाए होंगे, राइट। तो ये इंटीजर हो गया, डबल हो गया। अगर सेम उसी तरीके से फ्लोट करेंगे, यहाँ पे फ्लोट करेंगे तो ऑब्वियस सी बात है कि फ्लोट वाला जो है उसी तरीके से आंसर आएगा। लेकिन यहाँ पे मैं थोड़ा सा चेंज करके यहाँ पे मैं रखता हूँ क्या, बुलियन। कि अगर आप बुलियन टाइप की वैल्यू को अगर आप स्टोर करना चाहते हो आप, जैसे कि मान लीजिए कि मैंने यहाँ पे बुलियन में क्या होता है, ट्रू होता है और फॉल्स होता है। तो कुछ इस तरीके से मैंने दे दिया। फिलहाल मैं यहाँ पे मान लो कि फोर वैल्यूज को हमने यहाँ पे स्टोर कर दिया है। और अब यहाँ पे अगर एक्स को हम प्रिंट करेंगे तो क्या आना चाहिए, राइट। तो आपके मन में ये चल रहा होगा कि जिस तरीके से इंटीजर में आई कैपिटल होके आया था, आउटपुट अगर स्क्रीन आपको दिखाऊं तो यहाँ पे क्या था, यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो उसी तरीके से आ रहा था ना कि इंटीजर था तो यहाँ पे कैपिटल में आई दिया, डबल था तो डबल डी आएगा, उसी तरीके से फ्लोट में भी करेंगे तो एफ कैपिटल में आएगा। लेकिन इस केस में इसलिए मैंने आपको बताया कि बुलियन में थोड़ा सा डिफरेंट आता है। और इसलिए मैंने आपको ये बताने की कोशिश किया। यहाँ पे मैंने इसको सेव नहीं किया था इसलिए पहले वाला ही आउटपुट आ चुका है। सबसे पहले प्रोग्राम में जो भी आप चेंजेस आप करते हैं सबसे पहले आपको सेव करना जरूरी होता है। और सेव करने के बाद फिर से इसे हमें कंपाइल करना चाहिए और फिर रन करेंगे। आप देख सकते हैं यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट, उसके बाद फिर जेड, और फिर उसके बाद ये आपको हैक्स वैल्यू आपको दिखाता है। तो ये भी आपको इंटरव्यू वाला क्वेश्चन है, तो इस बात पे भी आप फोकस्ड होकर रहिए कि जेड जो है वो इंडिकेट करता है कि आप जो है जो वैल्यू आप स्टोर कर रहे हो इस एक्स में वो बुलियन में है। तो बुलियन के लिए जेड यहाँ पे यूज किया जाता है। तो आई होप कि ये चीज क्लियर हो चुका होगा और आप इस तरीके से मिस्टेक नहीं करेंगे कि यहाँ पे जितने भी वैल्यूज आपने स्टोर किया वो वैल्यू पे प्रिंट नहीं होता है। जस्ट उसके बारे में क्लास के बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन देता है कि कौन से क्लास है, यानी कौन से टाइप की वैल्यू को आप स्टोर आप कर रहे हैं। और वो एरे का है और उसके बाद हेक्स वैल्यू प्रिंट करके आपको दिखाता है, राइट। तो ये चीज मैं उम्मीद करता हूँ कि इस इन तीनों पार्ट को आप अच्छी तरीके से समझ पाए होंगे। अब बात करते हैं कि हमारे पास अगर जो भी वैल्यूज अगर यहाँ पे कुछ जिस तरीके से पहले मैंने यहाँ पे यूज किया हुआ था कि इंटीजर हमारे पास में यहाँ पे हमने रखा था और यहाँ पे हमने एक्स को प्रिंट कर दिया था, राइट। तो अब क्वेश्चन ये है कि अभी आपने देखा कि अगर आप यहाँ पे सिस्टम डॉट आउट में एक्स को प्रिंट करेंगे तो उसका आंसर कुछ अलग ही तरीके से आ रहा है, राइट। लेकिन अब आपके मन में ये चल रहा होगा कि अगर मुझे सभी के सभी वैल्यू को प्रिंट करना होगा तो हम प्रिंट कैसे कर सकते हैं, राइट। तो इसको समझने से पहले मैं थोड़ा सा व्हाइट बोर्ड पे इसका जो इंटरनली मेमोरी एलोकेशन होता है उस चीज को आपको समझाने की हम कोशिश करेंगे। तो हम वापस से व्हाइट बोर्ड पे आएंगे और यहाँ पे जो कुछ भी मैंने लिखा है फिलहाल यहाँ से मैं क्लियर कर देता हूँ। और यहाँ पे अगर आप देखेंगे कि कुछ इस तरीके से हमने अभी डिक्लेरेशन किया है, लेकिन इस लाइन ऑफ कोड की वजह से इंटरनली कंप्यूटर के मेमोरी में क्या होता है इस चीज को आप समझिए। इंटरनली क्या होगा कि एक इस तरीके से मेमोरी एलोकेट होगा। कितना डेटा है, 1 2 3 4 5, इसका मतलब कुछ इस तरीके से, ठीक है। कुछ इस तरीके से यहाँ पे 1 2 3 4 5 सेल यहाँ पे बन जाएगा इंटरनली। और वेरिएबल का नाम क्या है, वेरिएबल का नाम है एक्स।
तो ये x यहाँ पे आप देंगे और ये x जो है पॉइंट कर रहा है इस मेमोरी एलोकेशन पे। लेकिन यहाँ पे x के पास सभी वैल्यू तो है, लेकिन x के अलग अलग पोजीशन पे है, अलग अलग इंडेक्स पे है। और इंडेक्सिंग हमेशा प्रोग्रामिंग में स्टार्ट होता है जीरो से। यानी जो फर्स्ट सेल आप जो देख रहे हैं ये जीरोथ पोजीशन पे है, ये सेकंड वाला जो होगा ये वन पोजीशन पे होगा, ये फिर टू, फिर ये थ्री, और फिर ये फोर, कुछ इस तरीके से। ठीक है। और फिर आपने यहाँ पे जो भी वैल्यू आपने दिया है पोजीशन वाइज, यहाँ से जो 10 होगा ये जीरो पोजीशन पे है, यानी एक्स के जीरो पोजीशन पे 10 है, तो यहाँ पे 10 आएगा। फिर यहाँ पे 20, 30 और 40 और 50, कुछ इस तरीके से। तो इस लाइन को आप जब कोडिंग में लिखते हैं तो कंप्यूटर के अंदर इंटरनली जो है कुछ इस तरीके से चीजें इंटरनली होता है। तो आपसे कुछ इस तरीके से भी पूछा जा सकता है, तो इसको प्रॉपर तरीके से आपको पता होना चाहिए कि इंटरनली जो है एक्स में जो वेरिएबल हमने एक एरे वेरिएबल डिक्लेयर किया उसमें डेटा किस तरीके से स्टोर होता है, इंडेक्सिंग कहाँ से स्टार्ट होता है। और अब यहाँ पे इस तरीके से तो आप समझ में आ गया होगा, लेकिन इसको हम प्रिंट किस तरीके से करेंगे। तो इसके लिए हम वापस से अब हम आएंगे कोडिंग पे, और इस कोडिंग पे हम इस सभी के वैल्यू को हम प्रिंट करने की कोशिश करेंगे कि कैसे इसको किया जा सकता है। सिस्टम डॉट आउट पे अगर आप ऐसे लिखते हो क्या, एक्स और स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर में आपको देना है ये इंडेक्स देना है कि एक्स जो वेरिएबल है उसके जीरो इंडेक्स पे कौन सा डेटा है। तो यहाँ पे जीरो इंडेक्स पे क्या है, जीरो इंडेक्स पे 10 है, तो ये 10 प्रिंट करके आपको दिखा देगा। इसको हम सेव करते हैं, और सेव करने के बाद अब मैं इसको आपको रन करके भी आपको दिखाता हूँ। और यहाँ पे सबसे पहले तो आप इसको कंपाइल कीजिए, और कंपाइलेशन में सब कुछ ठीक है, और जब आप यहाँ पे रन करेंगे आपको देखने को मिलेगा 10 आपको प्रिंट करके दिखा रहा है। तो अगर मुझे सभी वैल्यू यानी 5 वैल्यूज फिलहाल है, तो मैं सभी 5 वैल्यूज को प्रिंट करना चाहूँ तो मैं कुछ इस तरीके से 5 टाइम्स सबको कुछ इस तरीके से रख दिया है, प्रिंट कर दिया है। और यहाँ पे लिखेंगे 1, यहाँ पे 2, खाली इंडेक्स को मैं चेंज कर रहा हूँ, बाकी सब कुछ सेम उसी तरीके से। तो एक्स ऑफ जीरो मतलब 10 है, एक्स ऑफ वन मीन्स 20 है। अभी मैंने आपको उधर व्हाइट बोर्ड पे भी एक्सप्लेन किया है। और इसको अगर मैं फिर से आपको रन करके आपको यहाँ पे दिखा दूं, यहाँ पे हमने कंपाइल किया और यहाँ पे हमने रन किया, 10, 20, 30, 40, 50 सभी वैल्यू आपको प्रॉपर तरीके से प्रिंट करके आपको यहाँ पे दिखाता है। तो कुछ इस तरीके से किया जा सकता है। लेकिन फिर आपके माइंड में ये भी चल रहा होगा कि ये तो चलो 5 वैल्यूज है, तब तो ठीक है, आप 5 टाइम्स आप प्रिंट कर सकते हैं, लेकिन अगर इसमें 5000 वैल्यूज हो जाए तो आप कितनी बार सिस्टम डॉट डॉट प्रिंट लिखेंगे। तो वो तो एक स्मार्ट प्रोग्रामिंग जो होगा वो तो बिल्कुल नहीं होगा। स्मार्ट प्रोग्रामिंग का मतलब क्या, कम से कम कोड में आप मैक्सिमम आउटपुट किस तरीके से आप ले सकते हैं, और वहां पे आपको कुछ लॉजिक लगाना पड़ेगा, थोड़ा सा ब्रेन यूज करना पड़ेगा। तो उसके लिए हम क्या यूज करेंगे, अलग अलग तरीके हैं। लेकिन सबसे पहले सबसे इजीएस्ट तरीका मैं आपको बताऊंगा कि अगर हमारे पास बहुत सारे वैल्यूज हो तो उसको हम इस तरीके से बिल्कुल भी नहीं करेंगे। तो कैसे करेंगे उसको समझते हैं। यहाँ पे मैंने फिलहाल क्या किया, सभी को मैं यहाँ से रिमूव कर देता हूँ। अभी आप देखेंगे कि सभी वैल्यू एक्स के पास में है, अलग अलग इंडेक्स पे है, अलग अलग उसके पोजीशन पे स्टोर्ड है। यहाँ पे एक आता है इटरेटिव स्टेटमेंट के अंदर में इनहेंस फॉर लूप जिसको कहते हैं, या फॉर ईच लूप भी उसको हम कहते हैं, राइट। तो यहाँ पे हम एक फॉर लूप लगाएंगे, लेकिन ये नॉर्मल फॉर लूप की तरह नहीं होगा, थोड़ा सा अलग होगा, क्योंकि इसका नाम मैंने क्या बताया, इनहेंस्ड फॉर लूप, या इसको फॉर ईच लूप भी कहते हैं। फॉर लूप लगाया, यहाँ पे हमें टारगेट क्या करना है कि सभी जो डेटा हमने स्टोर किया है यहाँ पे कौन से टाइप की है, वो इंटीजर टाइप की है। तो मैं एक एडिशनल एक एक्स्ट्रा वेरिएबल डिक्लेयर कर लिया इंटीजर वाई, बहुत आराम से समझिएगा। एक मैंने एक्स्ट्रा वेरिएबल डिक्लेयर कर लिया इंटीजर वाई। इसके बाद आपको कोलन देना है, कोलन इज द सिंटेक्स का ये पार्ट है। और फिर यहाँ पे आपको देना है एक्स, और फिर यहाँ पे जो फॉर लूप के बाद नीचे आने के बाद आपको कर्ली ब्रैकेट ओपन एंड क्लोज करना है। अब इसका मतलब क्या होगा, ये कोलन का काम क्या है इसको समझिए। एक्स के पास सभी वैल्यू है, आप जानते हैं एक्स के अलग अलग पोजीशन पे सभी वैल्यू है। तो एक्स का जो फर्स्ट पोजीशन है, यानी फर्स्ट पोजीशन मतलब जीरो पोजीशन पे जो वैल्यू है जो कि है 10, सबसे पहले वो वाई को असाइन हो जाएगा। और फिर अगर आप यहाँ पे प्रिंट करते हो इसको, वाई को आपको प्रिंट करना है ना कि एक्स को। ठीक है, मीन्स
एक्स के पास जो जीरो पोजीशन पे जो भी वैल्यू है, अभी के केस में 10 है, तो 10 क्या होगा, वाई में असाइन होगा, और फिर आप यहाँ पे वाई को प्रिंट कर रहे हैं, तो यहाँ पे 10 प्रिंट हो जाएगा। लेकिन ये लूप में है, तो एक्स के पास जितने भी वैल्यूज है वन बाय वन वाई में आता जाएगा और प्रिंट करता जाएगा। मीन्स एक्स के पास पहले 10 था, 10 वाई में आया, प्रिंट कर गया। फिर दूसरा वैल्यू क्या है, 20, 20 फिर एक्स से वाई में आएगा, प्रिंट करेगा। फिर है 30, एक्स की वैल्यू 30 है, फिर 30 वाई में आएगा और प्रिंट करते जाएगा। कब तक ये प्रोसेस चलता जाएगा, जब तक कि ये वैल्यू पूरा खत्म नहीं होता है, तब तक ये प्रोसेस रिपीट होता रहेगा, क्योंकि हमने लूप यूज किया हुआ है, राइट। तो इस तरीके से आप यहाँ पे काम कर सकते हो, तो आपका काम बहुत ही आसान कर देता है कि यहाँ पे 2 वैल्यू हो या 2000 वैल्यू हो, कितना भी वैल्यू हो, कितना इजी तरीके से सभी वैल्यू को आप प्रिंट कर सकते हैं यूजिंग इनहेंस फॉर लूप, या इसको हम फॉर ईच लूप भी कहते हैं। इसको हम सेव करके मैं आपको रन करके भी इसका आउटपुट भी आपको दिखा दूं। तो अगर आप यहाँ पे देखेंगे, इस प्रोग्राम को हमने सबसे पहले कंपाइल करते हैं, और कंपाइलेशन के बाद आप देखेंगे सब कुछ ठीक है। अब आप इसको रन करके देखिए, आप देख पाएंगे 10, 20, 30, 40, 50 प्रॉपर तरीके से आपको डिस्प्ले करके दिखा रहा है, और काम आपका काफी आसान कर रहा है। लास्ट केस में हमने क्या देखा था कि 5 टाइम्स सिस्टम डॉट आउट प्रिंट लिखा था, जो कि एक कम्प्लेक्स प्रोग्रामिंग था। लेकिन यहाँ पे एक स्मार्टली तरीके से इस चीज को आप प्रिंट कर सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए कि यहाँ पे और भी वैल्यूज को आप ऐड कर दीजिए, यहाँ पे कुछ और वैल्यूज को मैंने यहाँ पे ऐड कर दिया कुछ इस तरीके से, ठीक है, बहुत सारे वैल्यूज, फॉर एग्जाम्पल इतना वैल्यूज हमने रख दिया, और इस सभी वैल्यू को आपको प्रिंट करना है। तो यहाँ पे आपका काम देखिए कितना आसान हो चुका है ना। यहाँ पे क्या करेंगे कि इसको सबसे पहले कंपाइल कर लीजिए, और कंपाइलेशन के बाद सब कुछ ठीक है, इसको रन करके देखिए, प्रॉपर तरीके से सभी डेटा आपको प्रिंट करके दिखाता है। यानी एक्स के पास जितने भी वैल्यूज था, वन बाय वन वाई में आते जाएगा और प्रिंट करते जाएगा, और ये प्रोसेस चलता रहेगा कब तक, जब तक कि ये पूरा वैल्यू कंप्लीट नहीं होता है, तब तक ये काम आपके लिए करता चला जाता है। मैं उम्मीद करता हूँ इस चीज को समझ पाए होंगे। अब मूव करते हैं नेक्स्ट पार्ट पे। कभी कभी आपसे ऐसा रिक्वायरमेंट होता है क्या, कि जैसे मान लो कि एक स्टूडेंट्स का बहुत सारे मार्क्स हैं, कुछ इस तरीके से मार्क्स को आपने स्टोर कर दिया, और आपको सभी का एग्रीगेट निकालना है, टोटल कितना मार्क्स आया है, या जितने भी नंबर्स अभी हमारे पास में यहाँ पे जितने भी हैं, ये तो हमने डिस्प्ले तो कर लिया, बहुत ही आराम से डिस्प्ले कर लिया। लेकिन अब आपसे कहा गया कि जितने भी आप डिस्प्ले कर रहे हो नंबर्स को, आप क्या कीजिए कि सभी का एडिशन भी आप फाइंड करके आप दिखा दीजिए, राइट। एडिशन भी करना है, डिस्प्ले तो करना है, लेकिन सभी का एडिशन भी परफॉर्म करना है विद द हेल्प ऑफ एरे। तो यहाँ पे हम कैसे काम करेंगे, तो देखिए बहुत ही इजी तरीके से इसको किया जा सकता है। मैंने क्या किया, एक एडिशनल वेरिएबल डिक्लेयर कर लिया, सम नाम का, नाम कुछ भी दे सकते हैं, और सम को मैंने इनिशियलाइज कर दिया है, 0 से मैंने इनिशियलाइज कर दिया है। और ये जो मैं प्रिंट कर रहा हूँ, इसी के जस्ट नीचे यहाँ पे आएंगे, और यहाँ पे मैंने क्या लिखा, सम इक्वल्स टू सम प्लस वाई। और फिर हम इस लूप के बाहर निकलेंगे, और यहाँ पे हमने प्रिंट कर देंगे क्या, कि सम इज, कॉन्केट करते हुए सम को प्रिंट कर दीजिए। अब यहाँ पे क्या हो रहा है इसको समझिए आप। अभी आपने इतना चीज तो समझ में आ गया कि एक्स की वैल्यू वन बाय वन वाई में आ रहा है, और प्रिंट कर दिया, ये स्टेटमेंट आप समझ में आ रहा है अभी। तो हम एक बार, हम इसको एक कंप्लीट एक स्टेटमेंट के थ्रू इसका फ्लो ऑफ एग्जीक्यूशन को मैं आपको एक्सप्लेन करके दिखाता हूं, कि अगर आप देखेंगे कि सम की वैल्यू कितना है, फिलहाल 0 है, हमने इनिशियलाइज करके रखा है कि सम अभी 0 है। यहाँ पे सभी वैल्यू एक्स में जाके स्टोर हो चुका है अलग अलग पोजीशन पे। फर्स्ट पोजीशन की बात करें तो फर्स्ट पोजीशन मतलब 0, 0 पोजीशन पे 10 है, ये जो 10 है किसमें आएगा, वाई में, और वाई प्रिंट कर दिया, यानी 10 प्रिंट हो चुका है। अब यहाँ पे क्या होगा, नेक्स्ट स्टेप इसके बाद, अब यहाँ पे क्या होगा कि सम इक्वल्स टू सम प्लस वाई। तो सम पहले से कितना है, 0 है, मैंने यहाँ पे लिख भी दिया है 0 है, क्योंकि यहाँ पे सम की वैल्यू मतलब 0 है, और प्लस वाई। तो 0 प्लस वाई तो कितना हो जाएगा, 0 प्लस वाई की वैल्यू अभी इस, अभी के केस में कितना होगा, 10। तो सम अभी कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। तो सम पहले जो 0 था अब कितना हो जाएगा, यहाँ पे 10 हो जाएगा, ठीक है। फिर ऊपर जाएगा प्रोसेस, ये जो लूप किस तरीके से चलता है, ये यहाँ तक होने के बाद फिर से वो वापस ऊपर जाएगा। तो एक्स के पास अब दूसरा वैल्यू कितना लेगा, वो 20 लेगा। तो 20 जो होगा फिर वाई में जाएगा, 20 को प्रिंट कर दिया। अब यहाँ पे फिर से करेगा सम इक्वल्स टू सम प्लस, क्या, सम प्लस वाई। तो अब सम कितना हो चुका है, सम जो है अब वो 10 हो चुका है, और पहले का सम जो था 10 था, और अब दूसरा जो वैल्यू है वो कितना है, 20। तो अब कितना हो जाएगा, 30। और ये प्रोसेस रिपीट होता जाएगा, और सभी वैल्यू वन बाय वन ऐड होता चला जाएगा।
तो इसलिए आपको यहाँ पे जस्ट मैंने आपको बताया कि किस तरीके से काम करना है, बट आपको फॉर्मूला कुछ इस तरीके से सम इक्वल्स टू सम प्लस वाई करना है, और ये प्रोसेस इंटरनली चलता जाएगा और आपको सभी का सम प्रिंट करके दिखा देगा। अब यहाँ पे अगर आप देखेंगे कि इसको हमने कंपाइल किया, और कंपाइल करने के बाद सब ठीक है, अब रन करके देखिए, सभी वैल्यू भी आपको प्रिंट करके दिखा रहा है, प्लस साथ में आपको सभी का एडिशन भी 370 भी आपको दिखा रहा है। तो ये आप कुछ इस तरीके से इसका यूज कर सकते हैं, और कितना भी n नंबर ऑफ वैल्यूज आप इसमें ले सकते हैं, सभी का एडिशन कुछ इस तरीके से करके आपको दिखा देगा। राइट, तो मैं उम्मीद करता हूँ इस चीज को आप समझ पाए होंगे। लूप का मतलब ही होता है कि स्टेप बाय स्टेप, यानी x की वैल्यू y में आया, यहाँ पे y को प्रिंट किया, और ये कैलकुलेशंस होगा, और वापस प्रोसेस रिपीट होता रहेगा। कब तक रिपीट होता रहेगा ये प्रोसेस लूप में? कब तक रहेगा? जब तक ये लास्ट वैल्यू तक का कैलकुलेशन नहीं हो जाता है, तब तक। जैसे वैल्यू खत्म, उसके बाद ये प्रोग्राम टर्मिनेट हो जाएगा, यानी ये स्टेटमेंट कंप्लीट टर्मिनेट होगा, और इसके बाहर आके सम को प्रिंट करके आपको दिखा देता है। राइट, लेकिन अगर इसी स्टेटमेंट को आप इसके अंदर ही कर दो, तो सम जो आपको प्रिंट करते हुए दिखाएगा, मतलब पहले आपको 10 दिखाएगा, फिर कितना हो जाएगा 10, 0 प्लस 10, फिर 10 हो जाएगा। अभी आप देखो आउटपुट, आपको देखोगे आपको समझ में आ जाएगा, वो साथ साथ कैलकुलेशंस को भी करते हुए और प्रिंट करते हुए दिखा दे जाएगा। आप देख सकते हैं यहाँ पे, देखो अभी आप 10 जो है वो वैल्यू दिखाएगी, 0 पोजिशन पे 10 है, लेकिन सम कितना हुआ उस केस में, तो 0 प्लस 10 दैट इज 10। अब 20 दिखाया, सेकंड जो वैल्यू था 1 पोजिशन पे 20 था, अब सम कितना हो जाएगा, सम इज 30, यानी 10 प्लस 20 वो ऐड कर लिया, और इस तरीके से ऐड करते 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 यहाँ पे लास्ट में आपको 370 आपको दिखा रहा है। तो इसलिए हर बार सम को मुझे नहीं प्रिंट करना था, इसलिए मैंने क्या किया था, इस सम को अंदर नहीं रखा था, बाहर रखा था। मैंने बोला कि देखो कैलकुलेशंस कर करके आप सम में रखते चलो, और लास्ट में हम सम को यहाँ पे प्रिंट कर देंगे, ताकि आपको कैलकुलेशंस देखने में अच्छा लगे। हर बार वो कैलकुलेशंस करके आपको प्रिंट करके नहीं दिखाए, लास्ट में आप चाहते हो डायरेक्टली दिखाए, तो कुछ इस तरीके से आप इसका यूज कर सकते हैं। तो ये चीज मैं उम्मीद करूंगा कि इस चीज को आप अच्छी तरीके से आप समझ पाए होंगे। राइट, क्लियर है? ओके, तो अब हम मूव करते हैं नेक्स्ट पार्ट पे। नेक्स्ट पार्ट में हम क्या देखेंगे कि जैसे कि मान लीजिए, अब ये सब चीजों को भी फिलहाल यहाँ से मैं निकाल देता हूँ, और सिंपल सा कुछ इस तरीके से रखते हैं हम। देखिए, अगर मैं यहाँ से पे आपसे एक सवाल कर सकते हैं क्या, कि अगर मैं यहाँ पे कुछ ऐसे लिखता हूँ, लेंथ, ठीक है, एक्स डॉट लेंथ मेथड, एक इनबिल्ट मेथड होता है। राइट, ये लेंथ मेथड क्या आंसर आपको दे सकता है? तो आप सोचेंगे कि लेंथ का मतलब क्या, कि एक्स के पास जितने भी वैल्यूज होगा ये आपको प्रिंट करके दिखा देगा। मैं थोड़ा सा वैल्यू कम रखता हूँ ताकि आप प्रॉपर तरीके से काउंट कर सकें। तो यहाँ पे कितना है, टोटल 5 वैल्यूज है। राइट, तो आपके मन में चल रहा होगा कि इसका आंसर 5 होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे जो एक्स जो एक एरे वेरिएबल है जिसमें 5 वैल्यूज है, तो उसी का लेंथ की हम बात कर रहे हैं। लेकिन जब भी आप इसको आप रन करेंगे, तो आपको एक्सपेक्टेड आउटपुट जो आपके मन में चल रहा है कि इसका आउटपुट हमें 5 आना चाहिए, वो नहीं आएगा। राइट, कैसे नहीं आएगा? सबसे पहले मैं आपको यहाँ पे कंपाइल करके हम आपको दिखाएं। यहाँ पे जब हमने इसको कंपाइल किया, आप देख पाएंगे क्या दिखा रहा है यहाँ पे। देखिए, टेस्ट डॉट जावा फाइल का नाम, लाइन नंबर 9 में एरर कैन नॉट, क्या दिखा रहा है, कैन नॉट फाइंड सिंबल। यानी ये जो लेंथ वाला जो पार्ट आपने लिखा ना, लेंथ मेथड, ये फाइंड नहीं कर पा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे एरे के केस में जब भी एरे का लेंथ आपको फाइंड करना हो, कि एक सर्टेन एक पर्टिकुलर वेरिएबल में कितने वैल्यूज को आपने स्टोर किया है, अगर आप को ये काउंट करना होगा, लेंथ तो यूज होगा, बट ये जो मेथड साइन है ये यहाँ पे यूज नहीं होता है। तो ये आपको कंफ्यूज करने के लिए क्वेश्चंस आपसे इंटरव्यू में इस तरीके से पूछे जाते हैं, तो इस बात पे ध्यान दीजिए। लेकिन स्ट्रिंग टॉपिक है जो आगे के सेशन में हम डिस्कस करेंगे, वहां पे अगर आपको लेंथ फाइंड करना होता है, तो वहां पे हम लेंथ मेथड यूज किया जाता है, ये आपको ब्रैकेट साइन वहां पे ऐड करना पड़ता है। लेकिन एरे के केस में यहाँ पे जस्ट आपको लेंथ लिखना होता है, कि x डॉट लेंथ आप लिखेंगे, ये आपको सभी का काउंट करके दे देगा। तो यहाँ पे ब्रैकेट जो साइन था, जो कि मेथड साइन को इंडिकेट करता है, मेथड टर्म को इंडिकेट करता है, वो चीज यहाँ पे आपको नहीं यूज करना है, वो एरे में यूज नहीं होगा, वो स्ट्रिंग टॉपिक में हम उसका यूज हम करते हैं। तो यहाँ पे फिलहाल मैंने इसको सेव किया, और अब हम इसको रन करके देखते हैं कि ये प्रॉपर तरीके से काम कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो सबसे पहले इसको हम कंपाइल करके देख लें। तो अभी आप देखेंगे यहाँ पे कोई भी कंपाइल टाइम में कोई एरर नहीं आया है, और रन करके आप देखेंगे तो यहाँ पे आपको 5 आपको प्रॉपर तरीके से दिखा रहा है। तो इस चीज पे भी आप फोकस्ड होके आपको रहना है, कि कहाँ पे आपको किस तरीके से ट्रिकी क्वेश्चंस पूछा जा सकता है। राइट, तो यहाँ पे लेंथ और लेंथ मेथड दोनों अलग अलग चीजें हैं, तो एरे में हम लेंथ यूज करेंगे।
आई होप किसी चीज को क्लियर तरीके से आप समझ पाए होंगे। चलिए, तो ये एक तरीका हो गया कि एरे का डिक्लेरेशन हम जावा में कुछ इस तरीके से कर सकते हैं कि आप डेटा टाइप आपने लिखा और यहाँ पे एक्स और ये स्क्वायर ब्रैकेट देना है। अच्छा, ये जो स्क्वायर ब्रैकेट है ये आप इसको कुछ इस तरीके से भी आप लिख सकते हैं, ये भी एक वैलिड है, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। ठीक है, तो कभी आपको ऐसा भी दिखे तो आपको बिल्कुल भी आप टेंशन मत लीजिएगा, क्योंकि ये भी एक वैलिड सिंटेक्स है, प्रॉपर तरीके से काम करता है। कभी कभी ये जो स्क्वायर ब्रैकेट है ये यहाँ पे नहीं होके इंट के जस्ट बाद भी ऐसा भी होगा, तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपको समझ में आ जाएगा। अच्छा, इंटीजर है, अच्छा एरे टाइप, ये इससे समझ में आ जाएगा कि एरे टाइप की वैल्यू को यानी मल्टीपल वैल्यूज को स्टोर करना है, किस में, एक्स में स्टोर करना है। तो आप इस तरीके से भी इसको आप कभी आप देखेंगे इंटरव्यू में अगर दिया जाता है तो आप इस तरीके से भी आंसर देने के लिए तैयार रहें कि यस ये सभी वैलिड सिंटैक्स है। यानी एक्स के जस्ट बाद भी स्क्वायर ब्रैकेट है तो ओके है, एक्स के जस्ट पहले भी अगर स्क्वायर ब्रैकेट है तो भी ओके है, और इंट के जस्ट बाद भी अगर है तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। और इसको मैं कंपाइल करके भी आपको दिखा दूं तो प्रॉपर तरीके से हमें यहाँ पे आंसर आपको देखने को मिलेगा, आप देख सकते हैं। राइट, तो ये अलग अलग तरीका जो था कि आप किस तरीके से डिक्लेरेशन कर सकते हैं। अब यहाँ पे एक न्यू तरीके से भी डिक्लेरेशन किया जाता है जावा में एरे के लिए, और वो क्या होता है देखिए। अभी हमने ये देखा, लेकिन इस स्क्वायर ब्रैकेट में कभी भी वैल्यू नहीं डालिएगा, इस बात पे ध्यान रखिए। कुछ भी अगर आप सोचेंगे कि यहाँ पे 5 है तो हम यहाँ पे डाल देते हैं 5, नहीं, इस तरीके से बिल्कुल नहीं कर सकते हैं। तो देखिए, इसका एडवांटेज ये है कि आप इसमें एन नंबर जितना चाहो उतना वैल्यू आप स्टोर कर सकते हो, कोई लिमिटेशन नहीं है, आप जितनी मर्जी उतनी वैल्यू डाल लो आप। लेकिन अगर आपको इस तरीके से काम करना है कि हमें एक सर्टेन फिक्स इतना ही वैल्यू को स्टोर करना है, यानी साइज ऑफ एरे भी आप देना चाहते हैं, तो आपको किस तरीके से काम करना होगा। तो आपको यहाँ पे क्या करना होगा, देखिए इस तरीके से आपको यहाँ पे आपने लिखा और इसके बाद आपको न्यू यूज करना है मेमोरी एलोकेशंस के लिए, न्यू कीवर्ड आपको यूज करना है। फिर से आपको लिखना है इंटीजर और फिर स्क्वायर ब्रैकेट देना है, लास्ट में सेमी कॉलन, और इस स्क्वायर ब्रैकेट को खाली नहीं छोड़ना है। और यहाँ पे आपको बताना है कि कितना एलिमेंट आप इस पर्टिकुलर एरे में स्टोर करेंगे, यानी इस पर्टिकुलर एक्स जो वेरिएबल हमारे पास में है इसमें कितना वैल्यू को आप स्टोर करेंगे, आप वो चीज आपको कंपलसरी तौर पे बताना पड़ेगा। तो इस केस में आपने एकदम फिक्स कर दिया कि देखो मुझे इंटीजर टाइप की वैल्यू को स्टोर करना है, एक्स में स्टोर करना है, लेकिन मुझे उसमें सिर्फ और सिर्फ 3 ही एलिमेंट को स्टोर करना है, ना उससे ज्यादा ना उससे कम, कुछ इस तरीके से आपने हमें बोल दिया है। ठीक है, अब अगर यहाँ पे आपसे हम पूछें कि एक्स डॉट लेंथ कितना होगा, तो क्या आपके मन में क्या आंसर होना चाहिए। तो यहाँ पे आंसर कि ये लिखने का मतलब ही है कि इसके लेंथ को ही इंडिकेट करता है कि इस एरे में 3 डेटा को स्टोर करने के लिए मेमोरी एलोकेशन होगा। तो यहाँ पे कोई एरर नहीं आएगा अगर हमने एक्स डॉट लेंथ की बात करें, हम भले ही अभी हमने इसमें कोई डेटा को स्टोर नहीं किया है, लेकिन लेंथ ये कंपलसरी तौर पे बताएगा 3, मतलब 3 मेमोरी एलोकेशंस तो होगा। इस लाइन ऑफ कोड की वजह से क्या होगा, कंप्यूटर के अंदर में भी 3 सेल बनेंगे, 0 1 2, राइट, 0 इंडेक्स, 1 इंडेक्स एंड 2 इंडेक्स पे वहां पे डेटा जाएगा, बट उसके अंदर कोई डेटा हमने रखा नहीं है, बट जगह तो उसके लिए है। तो यहाँ पे भी इसका जो आंसर आपको मिलेगा वो 3 आंसर डेफिनेटली यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। तो इसको मैंने जैसे कंपाइल किया और हमने रन किया, आप देख पाएंगे आंसर आपको प्रॉपर तरीके से 3 दिखा रहा है। तो इस चीज को समझने की जरूरत है कि आप यहाँ पे वैल्यू स्टोर करो या नहीं करो, यहाँ पे आपने जो भी साइज आपने फिक्स कर दिया है वो उसका लेंथ डेफिनेटली आपको बताएगा। अब नेक्स्ट और बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट पे हम आ चुके हैं कि क्या अभी हमने वैल्यू तो दिया नहीं है, लेकिन अगर मैं लेंथ, अभी आपको समझ में आ गया, लेंथ की जगह पे मैं ऐसा लिखता हूं x(0), क्या सोच रहे हैं आप, आपके मन में क्या चल रहा है कि इसकी जगह पे आउटपुट क्या होना चाहिए। x(0) मीन्स क्या, यानी x के 0 पोजीशन पे कौन सा डेटा है, जबकि हमने तो इसमें कोई डेटा स्टोर ही नहीं किया है। तो इसका डेटा क्या होगा, यानी इस पोजीशन पे कौन सा डेटा को दिखाएगा, यहाँ पे एरर आएगा या कुछ उसका डिफॉल्ट वैल्यू लेगा, क्या हो सकता है। तो यहाँ पे आप जब भी एरे की बात हम करते हैं और आपने कुछ इस तरीके से मेमोरी एलोकेट जब भी आप करते हैं, तो बाय डिफॉल्ट उस एलोकेशन पे, उस मेमोरी लोकेशन पे डिफॉल्ट वैल्यू होता ही होता है। इस चीज को आपको समझने की जरूरत है। तो मैं थोड़ा सा आपको इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करने के लिए मैं व्हाइट बोर्ड यहाँ पे यूज करते हुए मैं चीजों को एक्सप्लेन करूंगा। देखिए यहाँ पे जब आप ये लिखते हो, आप जब आप ये लिखते हैं तो इसका मतलब क्या, कंप्यूटर के अंदर में कुछ इस तरीके से 3 सेल बन जाएगा। राइट, यहाँ पे 1 2 3 सेल बन चुका है, इंडेक्सिंग आप जानते हैं अच्छी तरीके से, ये है हो गया 0, ये 1 और ये 2 हो चुका है।
और ये वेरिएबल का नाम x है जो कि इसकी तरफ, इस मेमोरी एलोकेशन की तरफ पॉइंट कर रहा है। अगर हमने इसमें कोई भी वैल्यू नहीं देते हैं, इसका मतलब क्या, उसके अंदर बाय डिफॉल्ट जीरो होता ही होता है। इस चीज को समझने की जरूरत है, राइट। तो ये आप मत बोलिए नल हो जाएगा या एरर आएगा, नहीं। आप जब भी डिक्लेरेशन करते हैं, इंटरनली डिफॉल्ट वैल्यू यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, तो इस चीज को क्लियर हो गया होगा। तो हम इसको रन करके भी देखें कि इस तरीके से अगर आउटपुट हमें क्या मिलेगा। तो इस केस में आउटपुट क्या होना चाहिए, तो डेफिनेटली आपके मन में जो आंसर है कि यहाँ पे हमने कोई रखा नहीं है, तो एक्स के जीरो पोजीशन पे क्या है, जीरो है। इसको हम सेव करते हैं, और सेव करने के बाद यहाँ पे इसको हम कंपाइल करके देख लें, और सब कुछ ठीक है। और आपको यहाँ पे जीरो आंसर प्रॉपर तरीके से दिखा रहा है, राइट। तो डिफॉल्ट वैल्यू समझ में आ गया होगा कि जीरो यहाँ पे दिखाएगा। और सेम उसी तरीके से मैंने तीनों पोजीशन था हमारे पास में, तो यहाँ पे वन और यहाँ पे मैंने टू रख दिया, जीरो वन टू हमने रख दिया है। यानी तीन मेमोरी एलोकेशन था, तीनों पे हमने कुछ वैल्यू रखा नहीं, लेकिन मैं तीनों को प्रिंट करके देखना चाहता हूँ कि उस पोजीशन पे कौन सा डेटा है। तो आपने देखा कि तीनों पे बाय डिफॉल्ट जो है वो हमें जीरो, जीरो एंड जीरो प्रिंट करके दिखाता है। क्लियर होगा यहाँ तक, राइट। अब इसी में एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसमें आपसे पूछा जा सकता है कि अगर यहाँ पे एक और पूछ दिया गया कि थर्ड पोजीशन पे कौन सा डेटा है, फिर आपका आंसर क्या होना चाहिए यहाँ पे। इसको भी थोड़ा सोचने की जरूरत है, राइट। कि ये तो ठीक है, ये सभी जीरो जीरो हो चुका है, लेकिन एक्स ऑफ थ्री पे क्या हो सकता है। लेकिन मैंने भी आपको जस्ट एक्सप्लेन किया कि आपने अगर थ्री की बात किया है तो उसमें थ्री ही मेमोरी एलोकेट होगा, फोर्थ वन की कोई तो गुंजाइश ही नहीं है। लेकिन आप सोच रहे हो कि एक्स ऑफ थ्री पोजिशन पे कौन सा डेटा है, लेकिन आप जानते हैं कि एक्स ऑफ थर्ड पोजीशन तो यहाँ पे है ही नहीं इस केस के लिए। यानी यहाँ पे जो मैंने व्हाइट बोर्ड पे जो आपको एक्सप्लेन किया था, क्या कि आप ये जब आप लिखते हैं तो इंटरनली कंप्यूटर के अंदर में कुछ इस तरीके से बनेगा, लेकिन आप बोल रहे हो कि एक्स ऑफ थ्री, तो एक्स ऑफ थ्री तो है ही नहीं ना। यहाँ पे एक्स ऑफ थर्ड पोजीशन के लिए कोई यहाँ पे सेल ही नहीं, कोई मेमोरी एलोकेट ही नहीं हुआ है। इसका मतलब यहाँ पे प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, और वो प्रॉब्लम क्या होगा। तो इसलिए यहाँ पे हम लोग वापस से आते हैं, उसको मैं आपको कंपाइल करके आपको दिखाने की कोशिश हम करते हैं। देखिए, यहाँ पे हम लोग कमांड प्रॉम्प्ट पे आ जाते हैं, और जब आप कंपाइल करेंगे, कंपाइल टाइम में कोई एरर आपको नहीं दिखाता है। इस बात पे भी ध्यान देना है कि यहाँ पे कोई कंपाइल टाइम एरर नहीं दिखाया, लेकिन जब आप रन करते जाओगे तो भी आपको एरर नहीं दिखाया। क्यों नहीं दिखाया, क्योंकि हमने जो भी ये जो चीजें ऐड किया था इसके बाद मैंने सेव नहीं किया था, इसलिए हमें कंट्रोल एस करना होगा। सेव किया, और सेव करने के बाद हम फिर से हम कंपाइल करेंगे, सब कुछ ठीक है, और रन करेंगे। आप देख सकते हो तीनों वैल्यू दिखा दिया, जीरो जीरो जीरो। लेकिन जो हमने लाइन नंबर जो 12 था, 12 लाइन नंबर में जो ये मैंने लिखा था एक्स ऑफ थ्री, उसकी वजह से आपको यहाँ पे क्या दिखाता है कि यहाँ पे एरे इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड एक्सेप्शन, थर्ड जो आप लिखे हो वो आउट ऑफ बाउंड्रीज है, आउट ऑफ लेंथ है, थर्ड पोजीशन उसके पास है ही नहीं। तो इसलिए आपको कंपाइल टाइम में नहीं, रन टाइम में एरर दिखाता है। ये भी आपसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, राइट। क्लियर होगा, तो इस बात पे आपको ध्यान देना है। तो ये चीज क्लियर हो चुका है। अब हम बात करते हैं कि ये जो साइज की जो बात करते हैं कि इसके अंदर में आप यहाँ पे जो लिखते हैं वो साइज को इंडिकेट करता है कि आप कितना एलिमेंट को आप स्टोर कर सकते हैं। तो इसका भी एक रूल होता है। अब उस रूल को समझते हैं, साइज के बारे में समझने की कोशिश करते हैं। कि यहाँ पे जैसे मैंने थ्री लिखा है, तो आपको समझ में आ गया कि इसका जो लेंथ होगा वो कितना होगा। जैसे मैंने अभी प्रिंट भी करके आपको दिखाया था, ठीक है। इसका आउटपुट हमें कितना मिलेगा, थ्री मिलेगा। अभी जस्ट हमने रन करके देखा था इसको। लेकिन अगर मैं क्या यहाँ पे ऐसे लिख सकता हूँ क्या, ऐसा लिख सकता हूँ क्या, जस्ट मैंने क्या लिखा, ए लिखा है, ये पॉसिबल है क्या। और ये क्या है, एक कैरेक्टर है। तो यहाँ पे मैक्सिमम स्टूडेंट्स यहाँ पे मिस्टेक करते हैं। वो समझते हैं कि हमें तो नंबर देना है, ए कैसे नंबर को इंडिकेट करेगा। लेकिन यहाँ पे एरर आपको बिल्कुल नहीं दिखाएगा। ए जो है ये कौन से यूनिकोड नंबर को इंडिकेट करता है। जैसे होता है ना कि अगर आप अल्फाबेट में, आप आपके कीबोर्ड में जितने भी कीज हैं सभी का एक फिक्स नंबर होता है। जैसे आप ए से आप जेड की अगर हम बात करते हैं, राइट। तो यहाँ पे ए का जो नंबर होता है वो इंटरनली 65 होता है। बी का, कैपिटल बी की बात करें तो 66 होता है। इस तरीके से 90 तक जाता है। यानी कैपिटल ए के लिए हो जाएगा 65, कैपिटल बी के लिए 66, इस तरीके से आगे तक 90 तक जाते रहता है। उसी तरीके से स्मॉल ए की बात करें तो 97 से लेकर 122 तक जाता है। तो यहाँ पे क्या होता है कि अगर आपने क्या लिखा, कि यहाँ पे आपने सिर्फ ए लिखा है यानी कैरेक्टर लिखा है, तो इंटरनली ये टाइपकास्ट होता है। टाइपकास्ट ऑलरेडी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, राइट। तो टाइपकास्ट होके ये क्या करेगा, ये
इंटरनली कन्वर्ट हो जाएगा, किसमें, इंटीजर में कन्वर्ट हो जाएगा। और ये कौन से नंबर को प्रेजेंट करता है, 65। तो अगर आप इसको प्रिंट करके देखेंगे तो यहाँ पे आपको बताएगा कि इस एक्स में, जो कि एरे टाइप की जो वेरिएबल एक्स है, उसमें इसका जो साइज होगा वो कितना होगा, 65 होगा, राइट। तो अभी अगर आप इसको कंपाइल करके आप देखेंगे तो यहाँ पे आपको कोई भी एरर तो नहीं दिखाना चाहिए। और यहाँ पे आप देखिए कंपाइल हमने किया है, सब कुछ ठीक है, और रन करके हमने देखा 65 प्रॉपर तरीके से आंसर आपको करके दिखा रहा है। मैं उम्मीद करता हूँ इस चीज को समझ पाए होंगे, और ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है इंटरव्यू में। तो डेफिनेटली आपसे इस तरीके से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, क्योंकि आपको कंफ्यूज करने के लिए वो हर चीजें वहां पे किया जा सकता है। तो इस तरीके से आपको बताना है कि यस, कैरेक्टर भी आप यहाँ पे लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो इंटरनली टाइप कास्ट होके प्रिंट कर देता है, ठीक है। ये एक पार्ट हो गया। दूसरा पार्ट, ऐसा भी आपको लिखा जा सकता है क्या, कि जैसे मान लीजिए कि मैंने यहाँ पे लिख दिया, कुछ भी लिख दिया 12.78। अब ये जो लिखा है, क्योंकि साइज की जब भी बात करें, लेंथ की जब भी बात करें, तो सेल जो बनेगा वो पॉइंट में थोड़ी ना होगा, राइट। तो यहाँ पे क्या हो सकता है, तो जब भी आप इस तरीके से करने की कोशिश करेंगे तो ये आपको क्या बताएगा, 12.78 अगर आप लिखते हैं तो कंपाइल टाइम में आपको एरर दिखाए, क्योंकि आपने इंटीजर की बात कर रहे हो, लेकिन आप यहाँ पे क्या लिख रहे हो, आप एक डबल टाइप की वैल्यूज को आप लिख रहे हो, ठीक है। तो इस केस में अगर आप डायरेक्टली, अगर आप इस तरीके से लिखोगे और आप कंपाइल करेंगे, कीजिएगा, तो आपको डेफिनेटली कंपाइल टाइम में ही एरर दिखाएगा। और एरर क्या है, पॉसिबल लॉजिक कन्वर्जन फ्रॉम डबल टू इंट, जिसके बारे में ऑलरेडी हम टाइप कास्ट टॉपिक में काफी डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं, राइट। ये डबल की वैल्यू जो है इंटीजर में हम स्टोर नहीं करवा सकते हैं, यानी इम्प्लिसिट टाइप कास्ट नहीं होगा, लेकिन आप यहाँ पे एक्सप्लिसिट टाइप कास्ट तो कर सकते हो। एक्सप्लिसिट टाइप कास्ट मतलब क्या, जो प्रोग्रामर खुद कर सकते हैं। तो हम कैसे करते हैं, अगर टाइप कास्ट अगर आपने अच्छी तरीके से टॉपिक समझे हो, तो यहाँ पे आपको जस्ट ब्रैकेट में आप क्या लिख देंगे, इंट। तो ये जो 12.78 जो डबल टाइप की वैल्यू है, बिकॉज ऑफ इम्प्लिसिट नहीं एक्सप्लिसिट टाइप कास्ट की वजह से वो कन्वर्ट हो जाएगा इंटीजर में, और फिर प्रॉपर तरीके से प्रिंट करके आपको दिखाएगा। तो अब आप यहाँ पे देखेंगे सेम प्रोग्राम को, यहाँ पे जब आप कंपाइल कीजिएगा और आप रन करके देखिएगा, आपको प्रॉपर तरीके से 12 दिखा रहा है। तो ये होता है, आपको साइज की कहानी के बारे में आपको बता रहा हूँ। सेम उसी तरीके से अगर यहाँ पे कभी कभी आपसे ऐसा भी लिखा रहेगा, यहाँ पे इंट भी लिखा है और यहाँ मान लो एफ लिख दिया, इसका मतलब क्या, ये फ्लोट टाइप की वैल्यू हो गया, लेकिन फ्लोट टाइप की वैल्यू को हमने किस में कन्वर्ट कर दिया, इंटीजर में कन्वर्ट कर दिया, और फिर यहाँ पे हम यूज कर सकते हैं। तो ये सब मुमकिन क्वेश्चंस हैं, और जो कि थोड़ा सा ट्रिकी भी होता है। तो इस चीज को आपको इस तरीके से आंसर करने की जरूरत है, राइट। तो आप यहाँ पे भी देखेंगे 12 प्रॉपर तरीके से आंसर आपको करके दिखाता है, और कुछ इस तरीके से मैं उम्मीद करता हूँ इसको आप समझ पाए होंगे। अब आप देखिए, मैं आपको एक रूल आपको बताऊं कि साइज में जो आप, जब भी इंटीजर की जो आप साइज यहाँ पे जो आप लिखते हो, आप वो किस किस चीज में आप दे सकते हैं, तो वो मैं यहाँ पे बता दूं कि जो लेंथ आप जो है, साइज जो है, एरे का जो साइज है, आप बाइट में लिख सकते हो, जो बाइट डेटा टाइप आप जानते हैं। शॉर्ट में आप लिख सकते हैं, कैरेक्टर में लिख सकते हैं, और इंटीजर में लिख सकते हैं। ये चारों में मुमकिन है, ये चारों टाइप की वैल्यूज का आप यूज करके आप यहाँ पे आप यूज कर सकते हो। यहाँ पे आप अगर आप देखेंगे 12.78 फ्लोट टाइप की वैल्यू है, लेकिन हमने पहले उसको कन्वर्ट कर लिया है इंटीजर में, और फिर उसको मैं यूज कर रहा हूँ, तो इंटीजर तो वैलिड है। कैरेक्टर के बारे में ऑलरेडी मैंने बताया कि यहाँ पे उसका जो यूनिकोड वैल्यू होगा वो उसका साइज हो जाएगा। शॉर्ट और बाइट सेम उसी तरीके से काम करेगा। तो अगर आपके सामने में ये रखा गया कि एरे का जो लेंथ होता है, जो साइज होता है, आप इसी चार प्रिमिटिव डेटा टाइप में से किसी का भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं, तो आपसे ये पूछा जाएगा कि अब आप बताओ कि मैक्सिमम, किसी भी एरे का मैक्सिमम हो कितना वैल्यू को स्टोर कर सकता है। जैसे कि हमने यहाँ पे थ्री, अभी इस केस में क्या रखा, 12 रखा, तो 12 होगा, 12 ही आप उसमें स्टोर कर सकते हैं। लेकिन आपसे ये पूछा गया कि नहीं, यहाँ पे कह रहे में आप बताओ कि कितना मैक्स टू मैक्स कितना वैल्यू को स्टोर कर सकते हैं आप, कुछ तो लिमिट होगा। तो कैसे आप लिमिट फाइंड कर सकते हो। तो आप यहाँ पे आप देखेंगे कि जो लाइन नंबर 14 नंबर में जो मैंने लिखा है, मैंने जो कुछ भी यहाँ पे लिखा है चारों, उसमें से सबसे ज्यादा साइज किसका है, बाइट छोटा है, शॉर्ट उससे मतलब शॉर्ट भी छोटा है, कैरेक्टर सबसे बड़ा कौन है, इंटीजर है। तो इंटीजर का मैक्सिमम जो वैल्यू होता है वो कितना होता है, और वही एरे का मैक्सिमम साइज होता है, राइट। तो अगर आपने डेटा टाइप का कंसेप्ट मतलब बड़ा जो टॉपिक आपने अच्छी तरीके से अगर सीखा होगा, तो आप इंटीजर का मैक्स वैल्यू कितना होता है वो यहाँ पे आप लिख सकते हो कि यस, किसी भी एरे का
जावा में मैक्सिमम वैल्यू जो होता है, इंटीजर का जो मैक्स वैल्यू होता है, वही उसका मैक्सिमम साइज होता है। तो ये कितना होता है, मैं यहाँ पे आपको लिख देता हूँ, 2147, फिर आता है 483647। ये होता है इंटीजर का मैक्सिमम वैल्यू। अगर आपने डेटा टाइप वाला कंसेप्ट सीखा होगा तो उसमें ऑलरेडी मैं डिस्कस कर चुका हूँ, और ये कैसे इतना वैल्यू आता है उसके बारे में भी काफी डिटेल में हम डिस्कस कर चुके हैं। तो ये चीजें यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। और अब यहाँ पे अगर आप अब इसका लेंथ अगर आप फाइंड करके आप देखेंगे तो आउटपुट हमें क्या मिलना चाहिए। इसको हमने सेव कर दिया, ये मैंने क्या लिखा, इंटीजर का मैक्सिमम वैल्यू हमने यहाँ पे दे दिया है। तो चलिए इसको हम कंपाइल करके देखते हैं। जैसे हम कंपाइल करेंगे आपको यहाँ पे कोई एरर देखने को नहीं मिलेगा, लेकिन जब आप रन करने जाएंगे तो आपको एक्सेप्शन दिखाएगा। राइट, और एक्सेप्शन क्या है उस चीज पे आप ध्यान दीजिए। एक्सेप्शन ये है, आउट ऑफ मेमोरी एरर, रिक्वेस्टेड एरे साइज एक्सीड्स वर्चुअल मशीन लिमिट। वीएम मतलब वर्चुअल मशीन लिमिट। इसका मतलब ये बता रहा है कि ये जो साइज आपने यहाँ पे लिखा है, इसका मतलब क्या, कि कंप्यूटर से ये पर्टिकुलर प्रोग्राम जो है वो बोल रहा है कि मुझे इतना इंडेक्स बना के दो, इतना जगह मुझे चाहिए, लेकिन अनफॉर्चुनेटली मेरे कंप्यूटर में उतना स्पेस नहीं है। तो मेरा जो सिस्टम है उसने मना कर दिया कि नहीं भाई, मेरे पास इतना स्पेस है नहीं, हम आपको इतना नहीं दे सकते हैं। लेकिन अगर आपका कंप्यूटर के पास काफी स्पेस है तो डेफिनेटली ये प्रोग्राम रन होगा। लेकिन मेरे केस में यहाँ पे बता रहा है कि ये आउट ऑफ मेमोरी एरर है, कि जितना ये पर्टिकुलर प्रोग्राम, ये पर्टिकुलर जावा का प्रोग्राम जितना कंप्यूटर से मेमोरी डिमांड कर रहा है उतना इसके पास है ही नहीं। इसलिए ये आपको कंपाइल टाइम में नहीं, रन टाइम में आपको एरर आपको दिखाया, और ये एरर है आउट ऑफ मेमोरी एरर। राइट, तो ये होता है, मैंने आपको कंप्लीट एरे के साइज के बारे में बताया कि इसमें हम क्या क्या चीजों को रख सकते हैं। यानी बाइट को भी यहाँ पे रख सकते हैं, शॉर्ट को भी रख सकते हैं, ये सभी प्रिमिटिव डेटा टाइप है। कैरेक्टर को भी रख सकते हैं और इंटीजर को भी रख सकते हैं। फ्लोट और डबल रखना हो तो उसको आपको एक्सप्लिसिटली टाइपकास्ट करना होगा। राइट, और ये सभी तरीके से मैंने आपको बताने की कोशिश किया, लेकिन इसमें बहुत सारी चीजें हैं जो कि धीरे धीरे आने वाले सेशन में हम लोग डिस्कस करेंगे। बट उम्मीद करता हूँ कि इतना चीजें आप अच्छी तरीके से समझ पाए होंगे। बट एक चीज और, टाइपकास्ट की अगर हमने बात किया तो थोड़ा सा एक प्रोग्राम और हम यहाँ पे करके देखें, कि जैसे मान लीजिए कि मैंने यहाँ पे डबल लिखा डी, और इसमें हमें डेटा को स्टोर करना है। तो अभी आपको इतना तो क्लियर समझ में आ गया होगा कि अगर मैंने डबल लिखा है इसका मतलब इसमें सभी डबल टाइप की ही वैल्यू को हमें स्टोर करना है, क्योंकि मैंने आपको स्टार्टिंग में ही एरे का डेफिनेशन बताया कि एरे मींस क्या है, सेट ऑफ सेम टाइप ऑफ वैल्यूज को हमें स्टोर करना है। लेकिन अगर मैं कुछ ऐसे रखता हूं, यहाँ पे मैंने कर दिया ए, ठीक है, इसके बाद मैंने यहाँ पे लिखा 10.23F, यहाँ पे मैं लिखता हूँ 45.96, और यहाँ पे मैं लिख दिया 78। क्या ये वैलिड है क्या? और अगर मैं यहाँ पे प्रिंट, अगर सभी की वैल्यू को मैं प्रिंट करने की कोशिश करता हूँ इनहेंस फॉर लूप के थ्रू, इनहेंस फॉर लूप के बारे में भी अभी जस्ट मैं डिस्कस किया, ये डेटा टाइप कौन सा है, डबल। मान लो कि मैं कोई भी एक वेरिएबल ले लिया ए, कोलन मैंने यहाँ पे दे दिया डी, यानी डी का जो भी वैल्यू होगा सभी 1 by 1 ए में आएगा। और यहाँ पे अगर मैं इसको मैं प्रिंट करना चाहता हूँ, इसको प्रिंट करेंगे, ए को प्रिंट करेंगे, राइट, यानी डी के पास जो भी वैल्यू होगा 1 by 1 ए में आएगा, और ए को मैंने प्रिंट कर दिया। क्या ये प्रिंट होगा? इस प्रोग्राम में आपको क्या लग रहा है, एरर है यहाँ या नहीं है? क्योंकि जो डेफिनेशन देखा है उसके अकॉर्डिंगली काम नहीं कर रहा है, फिट नहीं बैठ रहा है। यहाँ पे मैं, मुझे सभी के सभी डबल में होना चाहिए था, लेकिन क्या ये डबल में है क्या? ये कैरेक्टर में हमने रखा हुआ है, सिंगल कोड के अंदर में है। 10.23F यानी ये फ्लोट टाइप की वैल्यू है, ये तो डबल में है। लेकिन 78 क्या डबल में है? नहीं, ये भी कौन से टाइप की वैल्यू हो गया, इंटीजर टाइप की वैल्यू हो गया। तो यहाँ पे सभी अलग अलग टाइप की वैल्यूज को मैं डबल टाइप का जो हमने जो वेरिएबल है डी, उसमें मैं स्टोर करने की कोशिश कर रहा हूँ। तो क्या आपको लग रहा है कि आउटपुट आएगा या नहीं आएगा? तो यहाँ पे बिल्कुल भी आपको मिस्टेक नहीं कीजिए। यहाँ पे अगर आपने टाइप कास्ट कंसेप्ट को अच्छी तरीके से समझे हैं तो यहाँ पे आपको आंसर बताना चाहिए कि यहाँ पे बिल्कुल भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, क्योंकि डबल का साइज सबसे बड़ा होता है। यानी कैरेक्टर जो है, कैरेक्टर छोटा साइज है, तो ए जो है वो इंटरनली किस में कन्वर्ट हो जाएगा? ए का मतलब ही अभी जस्ट मैंने आपको साइज जब एक्सप्लेन करा था वहां पे भी इस चीज को मैंने एक्सप्लेन किया कि ए का मतलब क्या होता है, 97 होता है। तो 97 स्मॉल ए के लिए 97 होता है, कैपिटल ए के लिए 65 होता है। तो 97 में कन्वर्ट होगा, ठीक है, और डबल में चीजें आ जाएगा। 10.23F ये फ्लोट में है, ये भी डबल में इंटरनली कन्वर्ट होगा। कौन करेगा? कंपाइलर आपके लिए करके देगा, आपको नहीं करना है, जिसको हम इम्प्लिसिट टाइप कास्ट कहते हैं। टाइप कास्टिंग टॉपिक में ऑलरेडी बहुत डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं हम लोग।
45.96 ऑलरेडी डबल में है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 78 इंटीजर टाइप की वैल्यू है, इंटरनली कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, 78.0 में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, लेकिन फाइनली इंटरनली जो है ये सभी फ्लोट हो या कैरेक्टर हो या इंटीजर हो, सभी इंटरनली पहले कन्वर्ट होगा डबल में, और फिर इसमें जाके डी में स्टोर होगा, और फिर वहां से वैल्यू ए में उठाएगा और इस की वैल्यू को यहाँ पे प्रिंट करेगा। अब इसको आप रन करके देखिए, हमने कंपाइल कर दिया है, सब कुछ ठीक है। रन करके देख लीजिए, आप देख सकते हैं आप 97.0, ये 10.22 इस तरीके से दिखा दिया, 45.96, 78.0, ये सभी डबल में ही आपको दिखा रहा है, अलग अलग टाइप का वैल्यू यहाँ पे नहीं है। तो ये आपको ट्रिक करने के लिए इस सब तरीके से क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। तो आपको ये चीज, मैं उम्मीद करता हूँ कि ये एरे का पार्ट 1 आपको समझ में आया होगा, जहाँ पे मैंने आपको इंट्रोडक्शन पार्ट आपको बताया कि एरे क्या होता है, किस तरीके से इसमें डेटा को स्टोर करते हैं, साइज किस तरीके से होता है, उसको डिक्लेरेशन किस तरीके से किया जा सकता है, ये जो स्क्वायर ब्रैकेट है ये कहाँ कहाँ पे रखा जा सकता है, सभी वैल्यू को प्रिंट करने का क्या तरीका है, इसके पास कोई वैल्यू नहीं है फिर भी अगर आप प्रिंट करना चाहते हैं तो डिफॉल्ट वैल्यू 0 होता है, आउट ऑफ मेमोरी किस तरीके से होता है, वो हर तरीके का जो भी पॉसिबिलिटीज था मैंने बताने की कोशिश किया है। मैं उम्मीद करता हूँ इसको आप समझ पाए होंगे। प्लीज प्रैक्टिस इसको अच्छी तरीके से कीजिए, ताकि नेक्स्ट जो एरे का पार्ट हम देखेंगे उसको आप बेहतर तरीके से समझ पाएंगे। और क्लियर है? फिर हम लोग मिलते हैं, फिर हम लोग मंडे को, सैटरडे संडे ऑफ रहेगा, और फिर मंडे को आगे का पार्ट हम डिस्कस करेंगे। और अगर किसी को कुछ पूछना होगा तो बिल्कुल आप बात कर सकते हैं। यस। सर, यस सर बोलिए। इसमें हम लोग तो डबल टाइप की वैल्यू लिए हैं, बट उसमें कैरेक्टर टाइप की भी ए लिए, फ्लोट को भी लिए, और हम्म। इंटीजर टाइप को भी लिए। बट हम हम्म। इनहेंस फॉर लूप लगा करके हम्म। वैल्यू तो असाइन कर रहे, लेकिन सर ऐसे कैसे हो रहा? अभी टाइप कास्ट भी मैंने अभी आपको बताया, उसी चीज पे फोकस कर रहा था ना पहले। वो क्या हो रहा है कि जितने हाँ भी वैल्यू है सब सर। डबल में कन्वर्ट हो रहा है ना। जो हाँ सर, बट कैरेक्टर आप उसके था, सामने टाइप नहीं नहीं, कास्ट टाइप क्यों यूज कास्ट किए? मैंने अभी क्या बताया कि जैसे ए लिखा मैंने सिंगल कोट में लिखा, यस। तो वो क्या था, हाँ, कैरेक्टर था, लेकिन करेक्टर था, लेकिन यस। वहां पे आप उसको स्टोर किस में कर रहे हो, आप डबल टाइप की डबल में, पे। है ना। तो इंटरनली क्या कर देखेगा, वो साइज देखेगा कि कैरेक्टर का साइज छोटा हाँ, है यस। ना। तो वो यस। क्या करेगा, इंटरनली वो किस में कन्वर्ट कर देगा, डबल में कन्वर्ट करेगा, इम्प्लिसिट टाइप कास्ट होगा। यस और नो, यस सर। होगा ना। हम्म। टाइपकास्ट का टॉपिक आपने देखा है ना, यस यस, एक्सपेक्ट आता है किया सर था। टाइप कास्ट, यस। हाँ, तो वहां पे ऑटोमेटिक कन्वर्ट होगा। ठीक है, सेम उसी तरीके से इंटीजर का जितना भी डेटा है, जो भी इंटीजर का वैल्यू था 78 था, वो कन्वर्ट होगा किसमें, डबल में। वो सभी जाके किसमें स्टोर हो रहा है, डबल टाइप का जो एरे में डिक्लेयर किया उसमें स्टोर किया, और फिर उस वहां से हम लोग इनहेंस फॉर लूप के थ्रू उसको डिस्प्ले करवा रहे हैं। हाँ, बाद में एक्सेस कर, यस। ठीक है। ओके सर, थैंक यू सर। ऑल क्लियर। तो फिर हम लोग मिलते हैं फिर मंडे को, सैटरडे संडे ऑफ रहेगा, और मंडे को फिर आगे का पार्ट हम डिस्कस करेंगे।